बच्चा 6 महीने का हो गया फिर भी गर्दन नहीं संभाल रहा है, 10 महीने का हो गया बैठ नहीं रहा है, 1.5 साल पार हो गया फिर चल नहीं रहा है। क्या कारण है कि बच्चे लेट चलते हैं? किस वजह से लेट चलते हैं? व्हाट इज़ द कॉज फॉर दिस डिलेड माइलस्टोन फॉर डिलेड वॉकिंग? नमस्कार पेरेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर जीवन सिलवाल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, एथीना क्लिनिक सिलीगुड़ी से। आज हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बच्चे लेट चलते क्यों हैं, क्या कारण हो सकता है कि बच्चे लेट चलते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और हम किस तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए, बस सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जो पूरी न्यूरोलॉजी है सिंपली आप समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, चलने के लिए बहुत सिंपल सा एक कॉमन सेंस से हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर कोई चलता है या कोई गर्दन संभालता है, बैठता है, चलता है, तो आपके कुछ चीज़ें शरीर के अंग है जो ठीक होने चाहिए। एक तो हड्डी ठीक होना चाहिए, दूसरे आपके मसल जो हैं, आपके मांसपेशी वो काम करना चाहिए, और ये मांसपेशी को सप्लाई करने के लिए यहाँ पे नर्व्स होते हैं, नस जो बोलते हैं नॉर्मली लैंग्वेज में, तो नर्व्स होते हैं। ये तीनों चीज़ अच्छा होना चाहिए। अब ये मसल्स और नर्व्स को कंट्रोल करता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन आता है। ब्रेन तो सारा जो है आपका शरीर कंट्रोल करने वाला आपका ब्रेन है, और ब्रेन से ही कुछ नस होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड पीछे की तरफ चला जाता है। ब्रेन का ही कंटिन्यूटी में स्पाइनल कॉर्ड रहता है, स्पाइनल कॉर्ड से कंटिन्यूटी में और नर्व्स ऐसे पेरिफेरल नर्व्स बोलते हैं वो आता है। तो इसी में से किसी कारण में जब गड़बड़ होता है तब बच्चा चलने में लेट करता है ज़्यादातर। तो कुछ बच्चे होते हैं कि जो चलने में लेट के साथ साथ बोलने में भी लेट होता है। तो अगर ऐसा दोनों चीज़ हो जाता है तो हम उसको मेडिकल भाषा में ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले कहते हैं, GDD शॉर्ट फॉर्म में, है ना। आप लोगों ने अपने कई बच्चों के प्रेस्क्रिप्शन में देखा होगा, डॉक्टर ने लिखा है कि डायग्नोसिस में GDD, है ना। तो वो कोई डायग्नोसिस नहीं है, वो जैसे एक एंटिटी है कि बच्चे कोई सिम्टम जैसा है, कि बच्चे जैसे हम लोग को बुखार आता है तो हम बुखार है करके लिखते हैं, लेकिन बुखार के कारण मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है। तो GDD कोई डायग्नोसिस नहीं है, उसका कहने का मतलब है कि लेट हो रहा है बस, ठीक है। कुछ होते हैं बच्चे की बोलते टाइम पे हैं, चलने में लेट है बस। बच्चा मतलब देख रहा है, हंस रहा है, बोल भी रहा है, लेकिन चलने में लेट है ना। तो उसके कारण अलग होते हैं ना। आइसोलेटेड केवल चलने लेट, आइसोलेटेड मोटर डिले हम लोग मेडिकली कहते हैं। तो सबसे कॉमन कारण जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं हड्डी से, ठीक है। तो हड्डी के प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे नहीं चलते हैं, लेकिन ये कॉमन कारणों में से नहीं आता है। बहुत बार होते हैं कि कई पेरेंट्स को लगता है कि इसका शायद हड्डी ठीक से बना नहीं है, कमर में जोड़ नहीं पा रहा है, तो सबसे पहले वो हमारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास चले जाते हैं। फिर वो हमको फिर सब हड्डी का एक बार एक्सरे करके देखते हैं, सब ठीक है, फिर हमको रेफर कर देते हैं। तो बहुत बार हड्डी के कारण कॉमन कारणों में से नहीं आता है। अब चले आते हैं कॉमन कारणों में से कौन सा है, जो आपके मसल और नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसको न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम कहते हैं ना। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम में भी बच्चे जो हैं लेट चलते हैं। तो ये जो न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम वाले बच्चे हैं, इनका केवल मसल या नर्व में कमजोरी होती है, दिमाग तो उनका ठीक रहता है, तो वो बोलते सही से हैं, देखते हैं, अलर्ट हैं, है ना। तो उनमें उस चीज़ों में लेट नहीं होता है। जैसे देख के लगता है कि बच्चा सब समझता है लेकिन चल नहीं पाता है, तो उनको मसल या नर्व की बीमारी हो सकती है। अब मसल्स के भी ऐसे कई सारे बीमारियां हैं, नर्व्स के भी कई सारी बीमारियां हैं, और स्पेशली जब छोटे बच्चे इस तरीके के प्रॉब्लम से आते हैं तो हम लोगों को ज़्यादातर जो है जेनेटिक कारणों में से ही कुछ कारण हो सकता है। जेनेटिक माने दो प्रकार का, एक होता है आपका हेरिडिटरी जो वंश से होता है, वो तो समझ में आ जाएगा, घर में किसी को है तो बच्चे को हो गया। कुछ इससे भी कॉमन क्या होता है, नॉन हेरिडिटरी वाले, मतलब जब बच्चा माँ के पेट में जब फर्टिलाइज होता है, बनता है, उसी समय कुछ जीन अप डाउन होता है, जिसके कारण से वो जीन जो बहुत इंपॉर्टेंट है मसल बनाने के लिए, वो जीन जो बहुत इंपॉर्टेंट है नर्व्स बनाने के लिए, तो ये जीन जब गड़बड़ होते हैं, बाई चांस, बाय लक की बातें हैं, ऐसा होने से भी बच्चों में इस तरीके की बीमारियां आती हैं। तो सबसे पहले जब हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो बैठ नहीं रहे, चल नहीं रहे, तो हम लोग यही देखने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली कहाँ से हो रहा है। बच्चा केवल बैठने में, चलने में दिक्कत है, या उसके साथ साथ जो है दिमाग से बोलने में भी लेट है, दिमाग से भी कमजोर है। सारा चीज़ों को हम लोग को देखना होता है। तो मसल से रिलेटेड कुछ कॉन्जेनाइटल बीमारियां बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल मायोपैथीज बोलते हैं। मायोपैथी करके एक पूरा बीमारी के अंदर एक पूरा लिस्ट है जिसमें बच्चों के मसल्स काम नहीं करते हैं, है ना। तो इसमें कॉन्जेनिटल मायोपैथीज हैं, कुछ हैं जिसमें मसल्स बनते ही नहीं हैं, कुछ है जिसमें मसल्स अच्छा बनता है लेकिन बाद में जाके मसल टूटने लगते हैं, जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। तो आपने ऐसे कुछ बच्चे भी हैं जैसे कि 4-5 साल तक ठीक रहते हैं, उसके बाद वो गिरने लग जाते हैं, बार बार गिरते हैं, सीढ़ी चलने में दिक्कत होती है, लैट्रिन में से उठने में दिक्कत होती है ना। तो उनकी मसल्स बनती ठीक है लेकिन बाद में टूटने लग जाती है, जिसमें से कॉमन एक डुचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी करके बीमारी होती है, DMD जिसको कहते हैं। तो ये बहुत कॉमन बीमारी है, न्यूरोलॉजी में हम लोग कॉमनली देखते हैं, वैसे तो बहुत कॉमन नहीं है। तो
कुछ बीमारियां हैं जिसमें मसल ही नहीं बन रहा है, कुछ बीमारी है जिसमें बन रहा है लेकिन बाद में टूट रहा है। नर्व्स की भी ऐसी बीमारियां कुछ हैं, कॉन्जेनाइटल न्यूरोपैथीज बोलते हैं, जो जन्म से ही नर्व्स अच्छे से बने नहीं हैं। स्पेशली आप लोगों ने कई सारे एड्स वगैरह देखे होंगे जो बहुत महंगे इंजेक्शन देते हैं। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी करके एक बीमारी है, SMA। तो SMA की आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी ऐड करते हैं कि 16 करोड़ का इंजेक्शन है, 18 करोड़ का इंजेक्शन है, बहुत महंगा। तो ये क्या है, SMA के लिए SMA की ट्रीटमेंट जो अभी जो है जीन थेरेपीज़ हो रहे हैं, तो वो बहुत कॉस्टली है फिलहाल, तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, है ना, कॉमन जो है, लेकिन भविष्य में शायद ये प्राइस कम होगा। तो SMA जो है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, एक ऐसी बीमारी है जिसमें नर्व्स बनता ही नहीं है। एक बच्चा दिखने में हंसता है, देखता है, लेकिन इतना ढीला ढाला होता है जैसे गुड़िया जैसा। हम लोग गुड़िया कैसे रहता है बच्चे का, ढीला ढाला। आप उठाएंगे तो पैर इधर जा रहा है, हाथ उधर जा रहा है, गर्दन संभाल नहीं रहा है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं नर्व्स के प्रॉब्लम होने से। तो कुछ होते हैं नर्व्स बनते नहीं हैं, कुछ है नर्व्स बनते हैं बाद में भी ब्रेक होते हैं, ऐसी भी बीमारियां हैं। ये हो गए मसल से रिलेटेड और नर्व से रिलेटेड। अब मसल और नर्व के बीच में एक जंक्शन होता है जिसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जब ब्रेन से सिग्नल जाता है नस में और नर्व से जब सिग्नल जाता है मसल में, तो वो जंक्शन में कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे वो सिग्नल चला जाता है। वो जंक्शन के प्रॉब्लम से भी कभी कभी वीकनेस होती है, जिसको कहते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस। तो आप लोगों ने सुना होगा। तो ये मायस्थीनिया 2 टाइप के होते हैं। एक जन्म से होने वाले मायस्थीनिया होते हैं जिसको कहते हैं कॉन्जेनाइटल मायस्थीनिया सिंड्रोम, CMS। तो कॉन्जेनाइटल मायस्थीनिया मतलब जो अगर मसल और नर्व के बीच में जो सिग्नल करने वाले जो जीन्स अगर बाई चांस डैमेज हुए हैं तो भी बच्चे को लेट होता है चलने में। तो ये भी एक कारणों में से आता है। तो पेरेंट, जितने मैंने अभी आप लोगों को कारण बताए हैं, ये सारे न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स में से आते हैं। इसमें बच्चा दिमाग से ठीक रहता है, इसमें बच्चा जो है टाइम से बोलता भी है ना। तो इसमें स्पीच का डिले जनरली नहीं होता है। तो ये प्योर न्यूरोमस्कुलर कारणों में से आते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रल कारणों के। सेंट्रल का मतलब क्या है, एक तो आपका ब्रेन, दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो ब्रेन के कारणों में से जो लेट होने में इंडिया में या पूरा वर्ल्ड में भी वन ऑफ द कॉमनेस्ट जो कारण है वो है सेरेब्रल पाल्सी। किसी कारण से ब्रेन डैमेज हो गया, जन्म में बच्चा रोया नहीं है, जन्म में बच्चे का शुगर फॉल हो गया, जन्म में बच्चे का जॉन्डिस बहुत हाई हो गया जिसकी वजह से ब्रेन में वो जॉन्डिस चली गई है। तो ये सब कारण जो है बहुत कॉमन है। या फिर जन्म में बच्चे का ICU में जाना पड़ा, मेनिंजाइटिस हो गया, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन से ब्रेन में डैमेज हो गया। स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक भी होते हैं, छोटे बच्चों को भी स्ट्रोक होता है। अगर स्ट्रोक का मतलब है कि ब्रेन के जो ब्लड सप्लाई है उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हो गया, ब्रेन के कुछ हिस्सा डैमेज हो गए, जिसकी वजह से बच्चा बाद में चलने में लेट, बोलने में लेट हो रहा है। ज़्यादातर ब्रेन से रिलेटेड जो भी डिले होता है उसमें बच्चों को चलने में लेट होने के साथ साथ बोलने में भी लेट होता है। कुछ बच्चे दिमाग से भी कमज़ोर हो जाते हैं, है ना। तो इसमें सेरेब्रल पॉल्सी वन ऑफ द कॉमनेस्ट कारण है। उसको छोड़ के हम लोग कभी कभी स्कैनिंग वगैरह करके ये भी देखते हैं कि ब्रेन जन्म से ही अलग होते हैं, जिसको कॉर्टिकल मैलफॉर्मेशन कहते हैं, कि ब्रेन ही अलग है, ऊपर वाले ने अलग ही बना के दिया है उसको, कि एक साइड का ब्रेन ही बना नहीं है या बना है तो अलग प्रकार का है। तो ये सारे आपके कॉर्टिकल मैलफॉर्मेशंस में आते हैं। और भी होते हैं कई प्रकार के जीन रिलेटेड प्रॉब्लम, जेनेटिक प्रॉब्लम, जिसमें ब्रेन अच्छे से बनता नहीं है। अब आते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में भी कुछ प्रॉब्लम्स इतने कॉमन नहीं है जितने कि ब्रेन के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में भी कुछ कभी कभी अलग प्रकार के डेवलपमेंट रहता है। या फिर ये हड्डियां जो होती हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है हड्डियों के बीच में से गुजरती है, तो हड्डियां भी कभी कभी कुछ बच्चों का अलग रहते हैं, जिसकी वजह से भी चलने में लेट होने की संभावना होती है। लेकिन इतने कॉमन कारणों में से स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉब्लम होने से कई बच्चों में पेशाब करने में, लैट्रिन करने में भी दिक्कतें होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉब्लम्स में ना। तो पेरेंट्स, यही कारण है मोटा मोटा, जो अगर आप कॉमन सेंस से अगर हम बोलें तो हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि क्या क्या कारण हो सकता है। हड्डी से रिलेटेड है, मसल से रिलेटेड है, नर्व से रिलेटेड है, मसल्स और नर्व के बीच में जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं उससे रिलेटेड है, कुछ ब्रेन रिलेटेड है, कुछ स्पाइन रिलेटेड है। तो हम लोग इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है। अगर हमको लग रहा है कि ये केवल पैरों का नस का प्रॉब्लम है तो हम MRI स्पाइन का MRI का करते ही नहीं है, अननेसेसरी अंधाधुंध इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। पहले देखते हैं कि कहाँ से हो सकता है, लोकलाइजेशन बोलते हैं हम जिसको न्यूरोलॉजी। एक बार लोकलाइज हो गया कि कहाँ से है तो उस हिसाब से इन्वेस्टिगेट करते हैं। जैसे कि अगर आपका मसल्स और नस काम नहीं कर रहा है तो हम लोग नर्व कंडक्शन स्टडी करते हैं, NCS जिसको कहते हैं। तो नर्व कंडक्शन मतलब नस कैसे काम कर रहा है, छोटा छोटा करंट हम लोग यहाँ से दे के देखते हैं कि नर्व्स कितने काम कर रहे हैं। मसल से रिलेटेड कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, वो हम करते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग ब्रेन और स्पाइन का MRI कराते हैं,
है ना। CT स्कैन नहीं करते हैं, MRI ही करते हैं, है ना। तो MRI क्योंकि रेडिएशन कम होता है, सेफ होता है और उसका स्ट्रक्चर्स भी डिटेली दिखता है। तो इन्वेस्टिगेशंस में ज़्यादातर हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट और ये स्कैनिंग्स करते हैं ज़्यादातर। इसमें से पता चल जाएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है। और ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपका क्या कारण है। कई बार नर्व्स और मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको कहा कि जेनेटिक्स होते हैं, मतलब जीन से संबंधित, जीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ हैं ट्रीटेबल है, कुछ हैं ट्रीटेबल है ही नहीं, कुछ हैं बिना ट्रीट किए भी अपने आप भी इम्प्रूव होते हैं। तो ये क्लासीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ होता है आपका फैमिली में बार बार रिकरेंस होने वाले होते हैं। अगर पहला बच्चे को हुआ है तो अच्छे से डायग्नोज करना चाहिए ताकि फ्यूचर प्रेगनेंसीज में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग कई बच्चों को जेनेटिक टेस्ट महंगे होने के बावजूद भी ये डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए, है ना, वो टेस्ट की करने की, ब्लड से होता है जेनेटिक टेस्ट, तो ब्लड से हम लोग कराते हैं। तो पेरेंट्स, ये एक ओवरव्यू है बच्चा जो लेट चलता है उसका, है ना। बहुत सिंपल लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। हालांकि इसके अंदर भी बहुत सारी रेयर कारण होते हैं न्यूरोलॉजी में, जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। और भी एक सबसे कॉमन कारण जो है, जो ट्रीटेबल है, वो है थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम। जो आपका हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी कुछ बच्चे चलने में, बोलने में लेट होता है। तो आप अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले थायराइड का टेस्ट लिखते हैं। ज़रूरी भी है क्योंकि अगर कम है, थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं, तो थायराइड की इलाज मात्रा से भी कभी कभी बच्चे अच्छे से इंप्रूव होते हैं। और एक कॉमन कारण होते हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी से कुछ बच्चों की हड्डी की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती। तो ये भी मिस आउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ट्रीटेबल कारणों में से हैं। जो ट्रीट कर सकते हैं वो कारण मिस आउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके बच्चे को ऐसे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है जिसमें बच्चा 10 महीना का हो गया फिर भी बैठ नहीं रहा है, 1.5 साल का हो गया फिर भी चल नहीं रहा है, तो डेफिनेटली आपको एक बार न्यूरोलॉजिस्ट के साथ दिखा के कंसल्ट करना चाहिए कि एक्चुअली क्या कारण है। ये सोच के मत बैठिए कि इसके पापा भी लेट चल रहे हैं, उसके वो भी लेट चल रहे हैं, इसके लिए वो, उसकी वजह से इंपॉर्टेंट हमारा गोल्डन टाइम जो है मिस आउट होता है। क्योंकि इन बच्चों में हम लोग राइट टाइम पे ट्रीट करें, फिजियोथेरेपी वगैरह करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो पेरेंट्स, आज के लिए ये वीडियो हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगले वीडियो में और कोई इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।